हेलो एवरीवन, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से इस यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाया जाता है। हमने लॉगिन फॉर्म को बनाना सीखा था प्योर HTML CSS की हेल्प से और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी बनाया था। ठीक है, हमने सीखा था कि डेटा को किस तरीके से इनक्रिप्ट करके स्टोर कराया जाता है, सेशन कैसे काम करता है, लॉगिन एंड लॉगआउट की फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद हमने यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक फीचर ऐड किया था ईमेल वेरिफिकेशन का, कि किस तरीके से हम ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं और बिना वेरीफाई किए यूज़र लॉगिन न कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमने करना सीखा था। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब की हम करने के वाले हैं कि इस सिंपल यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक फॉरगॉट पासवर्ड का फीचर ऐड करने वाले हैं कि इन केस फ्यूचर में अगर यूज़र कभी अपना पासवर्ड भूल गया तो वो रीसेट कैसे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको उसका डेमो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन फॉर्म दिख रहा है और फॉरगॉट पासवर्ड का एक बटन है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को तो हमने यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बनाना सीखा था। तो अब एक काम करते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का एक फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पर हम अपना ईमेल डालेंगे जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा होगा। इसके बाद हमने एंटर किया तो यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल रहा है, ईमेल नॉट फाउंड, यानी कि ये ईमेल रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नया यूज़र रजिस्टर कर लेंगे हम, फुल नेम, यूज़र नेम और एक ईमेल दे देंगे और एक पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके किया। यहाँ पर अभी ईमेल वेरिफिकेशन का फीचर इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, वो अलग वीडियो थी, ये एक सिंपल लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म है। ठीक है, तो अब सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो देखिए हम लॉगिन कर गए हैं। तो यहाँ पे लॉगआउट बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम लॉगआउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम कई महीनों के बाद इस वेबसाइट पर आते हैं और अपना पासवर्ड हम भूल गए हैं। तो यहाँ पर हम गलत पासवर्ड लिखेंगे तो इनकरेक्ट पासवर्ड देखने को मिल रहा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के लिए एक फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे अपना ईमेल लिख देंगे और सेंड लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे हमें एक अलर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड टू मेल। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड को रीसेट करने का एक लिंक आया है मेल पर। तो अपने जीमेल अकाउंट पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे देखिए एक नया मेल देखने को मिल रहा है हमें TJ वेबडेव के थ्रू और इसका सब्जेक्ट है पासवर्ड रीसेट लिंक फ्रॉम TJ वेबडेव। ठीक है, ये ऊपर वाला असल में हमने इससे पहले इसको रिट्राई किया था ना, तो उसी का है। तो यहाँ पे देखिए रीसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया तो ये एक्चुअली में एक हाइपर लिंक है। इस पर हमने क्लिक किया तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपना नया पासवर्ड लिख सकते हैं और इसको हमने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नया पासवर्ड लिख के एंटर किया तो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली की एक अलर्ट देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसको नए पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नए पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको अब हम बनाना सीखते हैं। इस वक्त हम XAMPP में htdocs फोल्डर के अंदर पासवर्ड रिकवरी सिस्टम नाम के फोल्डर में हैं और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं ये यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे सिर्फ फोल्डर का नाम चेंज है क्योंकि हम एक नया टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसको हमने VS कोड में ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे सारी इसकी फाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक, और यहाँ पे ब्राउज़र पे देखिए हमने इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड रिकवरी सिस्टम के अंदर ये इस टाइम दिख रहा है, एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे तो ये डेटाबेस है हमारा, यहाँ पे डेटा आके स्टोर होगा। ठीक है, तो इस लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम को तो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाना सीख लिया था, इसके सारे कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि लॉगिन करते टाइम यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड नाम का, कि इस पर हम क्लिक करके कभी हम पासवर्ड भूल गए तो अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर हम आ जाएंगे VS कोड में और ओपन करेंगे index.php। यहाँ पर हम ढूंढेंगे अपने लॉगिन फॉर्म को। तो देखिए ये रहा लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके बाद एक डिव ले लेंगे और इसकी हम क्लास दे देंगे फॉरगॉट BTN। ठीक है, डिव को हमने क्लास दी है क्योंकि हमें इस पर CSS लगानी है। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, तो एक बटन ले लिया और इसका जो टाइप होगा वो होगा बटन, क्योंकि हम चाहते हैं इस पर जावास्क्रिप्ट ऐड करना। ठीक है, तो ये सिंपल क्लिकेबल बटन होगा। ठीक, इसके बाद इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए ये रहा बटन हमारा। इसके बाद हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाते हैं style.css पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है उसकी कोडिंग से पहले हम इसके CSS लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे अगर CSS लिखेंगे तो अप्लाई नहीं होगी, बस एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं क्योंकि लॉगिन फॉर्म की कोडिंग सब ऊपर ही है इसके जस्ट। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म का हिस्सा ही तो है ना फॉरगॉट बटन। तो यहाँ पर हमने कहा div.popup कंटेनर को टारगेट करो और उसके अंदर div.popup है और उसके भी अंदर
div डॉट फॉरगॉट btn है हमारी, जिसमें हम चाहते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो, यानी कि जो बटन है वो राइट साइड अलाइन हो जाए। उसके बाद हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर फॉरगॉट btn के अंदर जो बटन है ना, उस पर कुछ CSS लगाएंगे, जैसे कि बॉर्डर को नन कर देना, बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर देना, आउटलाइन को रिमूव कर देना, फॉन्ट वेट को बढ़ा देना, थोड़ा सा 450 कर देंगे। और उसके अलावा कर्सर को हम पॉइंटर करना चाहते हैं, यानी कि जब उस पर हमारा कर्सर जाएगा तो पॉइंटर बन जाएगा। अब आ जाएंगे हम अपने ब्राउज़र पर, इसको करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला बटन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, कर्सर देखिए पॉइंटर हो जा रहा है, उसके अलावा आउटलाइन वगैरह रिमूव हो गई है और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम अपनी index.php पे। अब हम चाहते हैं एक फॉरगॉट पॉपअप को बनाना, यानी कि हम इस बटन पे जब क्लिक करें तो एक पॉपअप शो हो। तो सबसे पहले उस पॉपअप को बनाते हैं। इससे पहले अगर आपने यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाली वीडियो देखी हो तो हमने इस रजिस्ट्रेशन पॉपअप को इसी तरीके से बनाया था कि ऊपर वाले पॉपअप को कॉपी करके नीचे थोड़े बहुत चेंजेस किए थे हमने। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे हम फिर से करेंगे कि हम लॉगिन वाले पॉपअप को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं, फॉरगॉट पॉपअप नाम से कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास और ऐड कर देंगे, जैसे हमने ऊपर रजिस्टर पॉपअप कर दिया था एक ऐड, यहाँ पे फॉरगॉट नाम की क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर रजिस्टर नाम की एक क्लास ऐड किए थे हम। ठीक है, जिससे इस पर हम अलग तरीके से CSS अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हमने एक यूनिक क्लास दे दी है फॉरगॉट नाम की। उसके बाद यहाँ पे जो एक्शन है उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये जो स्पैन टैग में लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं रीसेट पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा इस बटन को हम रहने देंगे। यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है, ये जो ईमेल वाली है ना, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे जो नेम है इसका ईमेल कर देंगे सिर्फ। ठीक है, और ये प्लेस होल्डर भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, बस एक बटन चाहिए होगा सबमिट का, और इसका नाम लिख देते हैं सेंड लिंक। ठीक है, हम ईमेल यहाँ पे लिखवाएंगे और उसके बाद सेंड लिंक नाम का एक बटन होगा जो क्लिक करने पर ईमेल पे हमारे रीसेट लिंक भेजेगा। और इसकी जो क्लास है वो हम कर देते हैं रीसेट btn। और यहाँ पे जो इसका नाम है इसको लॉगिन से हटाकर हम चेंज कर देंगे सेंड रीसेट लिंक नाम का। आई नो कि ये नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से नाम लिख दीजिएगा बटन का। उसके अलावा फॉरगॉट btn वाली डिव को भी हटा देते हैं हम, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है हमें। उसके अलावा यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है, आप उसको चाहे तो इनपुट टाइप ईमेल कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कोई भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पता है यहाँ पर एक पॉपअप कंटेनर नाम की क्लास ऐड है। ठीक है, इस क्लास की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमने इसको CSS के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन किया है। तो इस आईडी की हेल्प से इसको एक काम करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया है तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस आईडी को टारगेट करते हैं और इसमें लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप देखने को मिल रहा है हमें, जिसमें ईमेल नाम की एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, इसमें प्लेस होल्डर में ईमेल लिखा हुआ है और एक सेंड लिंक नाम का बटन है। तो अब इस पर थोड़ी बहुत CSS हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बटन को टारगेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लॉगिन बटन और रजिस्ट्रेशन बटन के लिए यहाँ पर हमने कॉमन कोड लिखा है। जो लॉगिन बटन है और जो रजिस्ट्रेशन बटन है, दोनों पॉपअप में, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाले पॉपअप में, ठीक है, उनके लिए ये कॉमन कोड लिखा हुआ है, बस बैकग्राउंड कलर का फर्क था। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर हम सेंड लिंक वाला जो बटन है ना उसको भी टारगेट कर लेते हैं। तो हमने कहा div डॉट पॉपअप कंटेनर के अंदर एक div है जिसका नाम है div डॉट फॉरगेट। ठीक है, उसके अंदर एक बटन है जिसकी क्लास है रीसेट btn। ठीक है, इसको टारगेट कर लेना और उस पर ये सारा कोड अप्लाई कर देना। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे अगर हम, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बटन देखने को हमें मिल रहा है। अब हमें इसका जो कलर है वो हमें रजिस्ट्रेशन वाले कलर के हिसाब से करना है, यानी कि जो रजिस्टर बटन के लिए हमने जो ऑरेंज कलर यूज़ किया है उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो H2 टैग है, इनपुट टैग है और जो नीचे रजिस्ट्रेशन बटन है, हमने यहाँ पे सभी में देखिए कलर चेंज किए हुए हैं। ठीक है, बाकी के कोड सेम रखे हुए हैं, जो लॉगिन में है वही रजिस्ट्रेशन में है, बस कलर का फ़र्क है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, कॉमा लगाएंगे और बाकी का जो कोड है इसको हम कॉपी करके चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे हमने कहा div डॉट पॉपअप कंटेनर के अंदर div डॉट फॉरगॉट को टारगेट करना, उसके H2 टैग को ऐसा कर देना। तो जो रीसेट पासवर्ड वाली हेडिंग है वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी। उसी तरीके से इनपुट फील्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम फिर से कॉमा लगा के div डॉट पॉपअप कंटेनर के अंदर div डॉट फॉरगेट, उसके अंदर जो इनपुट टैग है उसको टारगेट कर लो। और एट दी एंड हम बटन को टारगेट करेंगे। तो इस कोड को फिर से कॉपी करके कॉमा लगा के पेस्ट किया। यहाँ पर हमने कहा div डॉट पॉपअप कंटेनर के अंदर फॉरगेट वाली div को टारगेट कर लेना, उसके अंदर आपको एक बटन मिलेगा जिसकी क्लास होगी रीसेट btn। इतना करने के बाद इधर आ जाते हैं ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए सभी का जो कलर है वो चेंज हो गया है। इसके बाद हम आ जाएंगे index.php पे और हम चाहते हैं ये जो फॉरगॉट पॉपअप वाली div है ये तब दिखे जब हम बटन पे क्लिक करें। तो हमने कहा यहाँ पे जो ऊपर फॉरगॉट पासवर्ड वाला बटन है इस पे एक इवेंट डाल दो ऑन क्लिक।
हमने कहा जब इस पर हम क्लिक करें तो फॉरगॉट पॉपअप नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाए। ये करेगा क्या वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल इधर CSS से हम यहाँ पे इसको जो डिस्प्ले फ्लेक्स किया इसको हटा देते हैं, जिससे ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हिडन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फॉरगेट पॉपअप नाम का। ठीक है, और ये करेगा क्या कि ये लॉगिन पॉपअप को डिस्प्ले नन कर देगा। यानी कि देखिए जो हमारा लॉगिन पॉपअप है जब वो हमें दिख रहा होगा तभी तो हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड वाला बटन होगा। ठीक है, तो हम जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं जो लॉगिन वाला पॉपअप है वो छुप जाए। ठीक है, डिस्प्ले नन हो जाए और जो हमारा फॉरगॉट पॉपअप है, ठीक है, वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, वो दिखने लगे हमें। तो ये बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है हमने। ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं। जब वो बटन क्लिक होगा फॉरगॉट पासवर्ड नाम का तो ये जो आईडी है लॉगिन पॉपअप नाम की, इसकी जो स्टाइल है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा नन। ठीक है, और नीचे ये जो आईडी है फॉरगॉट पॉपअप नाम की, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वेब ब्राउज़र पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड नाम का बटन है। इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो लॉगिन वाला फॉर्म हाइड हो गया और रीसेट पासवर्ड वाला दिखने लगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस पे हमने जब क्लिक किया तो हमारा लॉगिन फॉर्म दिख रहा है पीछे, है ना। वो इस वजह से है, यहाँ पे देखिए जो पॉपअप नाम का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि जो बटन है क्रॉस वाला उस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो पॉपअप नाम का फंक्शन कॉल हो रहा, उसके अंदर यहाँ पे लॉगिन पॉपअप नाम की आईडी पास की है, जो कि गलत है। यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐसी थी कि हम यहाँ पे जो भी आईडी पास करेंगे अगर वो डिस्प्ले नन होगी तो वो दिखने लगेगी, अगर वो दिख रही है तो वो हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पास करेंगे फॉरगॉट पॉपअप। ठीक है, तो होगा क्या, अब इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉरगॉट पॉपअप नाम की डिव है। ठीक है, इस पर जैसे ही हमने क्रॉस पे क्लिक किया तो ये क्या थी, डिस्प्ले फ्लेक्स थी। अब ये क्या हो गई, डिस्प्ले नन हो गई। ठीक है, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी इसमें हमने इंप्लीमेंट की थी पॉपअप वाले फंक्शन में प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद हम चाहते हैं कि इस फॉर्म का डेटा हम दूसरे पेज पे भेज दें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं forgotpassword.php। हम इस फाइल पे भेज देंगे इस फॉर्म का डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली बस ईमेल है, तो ईमेल को हम भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पे काम करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं forgotpassword.php, तो ये फाइल बन जाएगी। अब इस फाइल में कुछ भी लिखने से पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पे स्ट्रक्चर टैब पे आएंगे और हमें 2 नए कॉलम्स को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऐड। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स को ऐड करना है। किसके बाद, आप यहाँ से कुछ भी चुन लीजिए। फिलहाल हमें पासवर्ड के बाद ऐड अप करना है, एकदम लास्ट में। ठीक है, तो पासवर्ड के बाद 2 कॉलम्स को या 2 फील्ड को और ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे हम रीसेट टोकन नाम की, यानी कि जो रीसेट करने के लिए एक टोकन होगा, ठीक है, वो हम जनरेट करेंगे जिसको हम मेल पे भेजेंगे। और रीसेट टोकन एक्सपायर भी तो होगा ना, इट मीन्स कि हमने एक बार लिंक भेज दिया तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भी आप उसको क्लिक करके अगर रीसेट करना चाहें तो वो हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो एक्सपायर होना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, रीसेट करने के लिए जो लिंक हम भेजेंगे, ठीक है, मेल पे, उसमें एक कोड होता है। ठीक है, वो यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और उसके अलावा वो कब एक्सपायर होगा वो स्टोर कर लेंगे। तो एक का टाइप हमने ले लिया varchar और दूसरे का ले लिया है डेट। ठीक है, क्योंकि एक्सपायर होने के लिए डेट हमें एंटर करानी होगी ना। उसके अलावा जो लेंथ है 255 कर देते हैं। और यहाँ पे इन फील्ड्स की जो वैल्यू है वो हम चाहते हैं नल भी हो सकती है, यानी कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा इंसान रीसेट ही करेगा पासवर्ड, तो इसको हम चाहते हैं ये नल भी रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें एक सक्सेसफुल मैसेज दिख रहा है कि हमारी टेबल ऑल्टर हो गई है, यानी कि उसमें चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स और ऐड अप हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जब भी कोई बंदा अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए ईमेल लिखेगा तो हम एक रीसेट टोकन को, या आप कह सकते हैं रीसेट कोड को जनरेट करेंगे और यहाँ पर हम डेटाबेस में उसकी डिटेल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, जो रीसेट टोकन नाम की फील्ड हमने बनाई है वहाँ पे स्टोर करा देंगे एक्सपायरी टाइम के साथ, और उसी कोड को हम ईमेल पे भेजेंगे यूजर के। फिर जब वो उसके ईमेल वाले लिंक पर क्लिक करेगा तो जो रीसेट टोकन है वो मैच किया जाएगा डेटाबेस से। ठीक है, अगर वो मैच कर जाएगा तो वो अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएगा। तो इसको अभी हम धीरे धीरे समझ लेंगे और क्लियरली। तो फिलहाल सबसे पहला काम है हमें कनेक्शन वाली फाइल को इंपोर्ट करा लेना। ठीक है, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ क्वेरी भी करनी है। फिर हमने कहा इफ इज सेट $_ के साथ सेंड रीसेट लिंक नाम का कोई इंडेक्स है, अगर है तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे क्वेरी नाम का। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेरी चलाएंगे और क्वेरी में करेंगे क्या कि हम सेलेक्ट करेंगे उस ईमेल को जो यूज़र ने यहाँ पे भेजा होगा। ठीक है, डेटाबेस से। तो यहाँ पे डेटाबेस की जो क्वेरी है इसको हम कॉपी करके इधर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वेयर क्लॉज है, ठीक है, वेयर के बाद हम लिखेंगे ईमेल इक्वल्स टू $_ का ईमेल, यानी कि यूज़र ने जो ईमेल भेजा है उसको सेलेक्ट करो डेटाबेस में कि वो है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा $रिजल्ट में स्टोर करा दो। क्या स्टोर करा दो? MySQL क्वेरी। ठीक है, हम क्वेरी को चलाएंगे और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे।
उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम चेक करेंगे कि क्वेरी सक्सेसफुली चली या नहीं चली। अगर क्वेरी नहीं चलेगी तो इसका मतलब या तो हमने ऊपर क्वेरी वाले वेरिएबल में कोई मिस्टेक की होगी या फिर कनेक्शन वाली फाइल में कुछ मिस्टेक होगी। तो अगर क्वेरी नहीं चलती है तो यहाँ पे एको करा देंगे हम एक स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे क्या, अलर्ट फंक्शन। ठीक है, हम एक अलर्ट दिखा देंगे कैन नॉट रन क्वेरी। ठीक है, और इस अलर्ट को सिंगल कोट्स में कर लेंगे और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे window.location.href इक्वल्स टू, हम वापस भेज देंगे आपको index.php में। ठीक है, अगर क्वेरी नहीं चल पाएगी तो ये अलर्ट देखने को मिलेगी और पहुंच जाएंगे हम इंडेक्स वाली फाइल पे, वरना यहाँ पर हम एको करा देंगे रन। ठीक है, यानी कि हमारी क्वेरी चल गई। ये अभी हमें टेस्ट करना है खाली। अब इधर आ जाते हैं अपने वेब ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक नए यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं पहले, क्योंकि पूरा डेटाबेस तो हमारा खाली है ना अभी। तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, इसके बाद यूज़र नेम दे देंगे हम TJ123, फिर ईमेल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ask.tjwebdev@gmail.com, फिर यहाँ पासवर्ड 123 और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, डेटाबेस में आ जाते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो एंट्री है वो दिख रही है और यहाँ पे ये 2 फील्ड ब्लैंक हैं, यहाँ पे यानी कि नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने ईमेल को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ईमेल यूज़ किया था ask.tjwebdev@gmail.com और यहाँ पे सेंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है रन, यानी कि जो कोड है हमारा वो चल गया, हमने क्वेरी में यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं की है। इतना करने के बाद इधर से बैक आएंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे VS कोड पे। तो देखिए यहाँ तक का जो कोड है उसका मतलब तो यही है कि क्वेरी सक्सेसफुली चल गई। तो हमने कहा जब क्वेरी चल जाए तो इफ़ mysql num rows, चेक करो जो नंबर ऑफ रोज़ हैं जो हमारी क्वेरी से आ रही हैं क्या इक्वल्स टू 1 है, यानी कि एक रो सेलेक्ट हुई है, एक यूज़र मिल गया जिसका ईमेल ये है। ठीक है, अगर है तो इसका मतलब ईमेल फाउंड, वरना आपने कोई ऐसा ईमेल लिखा है जो रजिस्टर्ड है ही नहीं। ठीक है, हमारे डेटाबेस में वो ईमेल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम इस अलर्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऊपर और यहाँ पे जो अलर्ट का जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड ईमेल एंटर्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी चाहे तो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं वेब ब्राउज़र पर, इसको किया रिफ्रेश, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके एक इनवैलिड ईमेल को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट मिल रहा है इनवैलिड ईमेल एंटर्ड। ठीक है, तो आप गलत ईमेल डालेंगे तो ऐसा नहीं कि उस पर भी लिंक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, इस अलर्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल नॉट फाउंड। इससे कम से कम ये हो जाएगा ना कि हमारी वेबसाइट पे आपने रजिस्टर किया ही नहीं, आपका ईमेल डेटाबेस में पड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इफ ब्लॉक की, कि अगर मान लीजिए आपने सही ईमेल डाला होगा तब क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे रीसेट टोकन नाम का और इसके अंदर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे रैंडम बाइट्स। ठीक है, हम सिक्योर बाइट कोड्स को जनरेट करना चाहते हैं, जो बाइनरी डेटा है वो जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, और 16 डिजिट की, इसमें हम बस 16 पास कर देंगे, यानी कि इसकी लेंथ है 16 डिजिट। तो ये 16 डिजिट का हमें बाइनरी डेटा देगा। तो बाइनरी डेटा को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकते डेटाबेस में और उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन यहाँ पे लिखा है bin2hex। ठीक है, तो ये bin2hex क्या करेगा कि बाइनरी डेटा जो भी जनरेट होगा रैंडम बाइट से उसको कन्वर्ट कर देगा हेक्साडेसिमल कोड में। ठीक है, और उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा रीसेट टोकन में। तो इस तरीके से हम एक रैंडम टोकन, सिक्योर टोकन जनरेट कर पाएंगे। हर बार एक यूनिक टोकन जनरेट होता है। ठीक है, जब हमने ईमेल वेरिफिकेशन वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी हमने इसको अच्छे से डिटेल में समझाया था। उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। ठीक है, इस फंक्शन की हेल्प से हमें अपना टाइम जोन सेट करना होता है जिससे हमें एक्यूरेट डेट और टाइम मिले। तो यहाँ पर हमने लिखा एशिया/कोलकाता, क्योंकि हम एशिया में, इंडिया कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी एशिया/कोलकाता। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफ़ॉल्ट टाइम जोन आप सेट कर सकते हो जिससे आपको एक्यूरेट टाइम और डेट मिले इंडिया के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने डेट वाले वेरिएबल में डेट फंक्शन को कॉल किया है और स्टोर करा देंगे डेट, ईयर, मंथ, फिर डेट। इस तरीके से इस फॉर्मेट में स्टोर होगा डेटा। इसके बाद हमें एक अपडेट क्वेरी चलानी है, यानी कि जो भी ईमेल एंटर्ड होगा उसके अंदर जो 2 फील्ड्स हैं, यानी कि इधर डेटाबेस में आएंगे, ये जो 2 फील्ड है रीसेट टोकन वाली, ठीक है, इनको हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा जिस भी यूज़र या जिस भी ईमेल के लिए हमें रीसेट रिक्वेस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इधर से हम क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं अपडेट वाली और इधर आकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं हमें, जैसे कि हमें सिर्फ 2 चीज़ें अपडेट करनी है, हमें रीसेट टोकन को अपडेट करना है और रीसेट टोकन एक्सपायर को। तो यहाँ पे रीसेट टोकन में हम एक वैल्यू दे देते हैं $रीसेट टोकन। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में आपको वैल्यू देनी है। तो इस वेरिएबल में हमारा रीसेट टोकन स्टोर था और यहाँ पर हम डेट वाले वेरिएबल को पास करेंगे और डेट वाले वेरिएबल में आज की डेट है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने आज रिक्वेस्ट की है रीसेट करने के लिए,
तो सिर्फ आज के ही दिन आपका लिंक काम करेगा। आज के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो वो लिंक काम नहीं करेगा, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। इसके बाद हमने लिख दिया वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू $_पोस्ट का ईमेल। ठीक है, तो जिस भी ईमेल के लिए रीसेट करने की रिक्वेस्ट आएगी तो उसकी जो 2 फील्ड हैं, रीसेट टोकन वाली और टोकन एक्सपायर वाली, उसमें रीसेट टोकन और डेट स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेरी को रन करेंगे तो उसके लिए हम MySQL क्वेरी फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, हमने कहा इफ ये क्वेरी सक्सेसफुली चल जाती है तो यहाँ पर हम एक अलर्ट दिखाएंगे, वरना एल्स में आ जाएंगे। अगर क्वेरी नहीं चल पाती है तो यहाँ पे एक एरर की अलर्ट दिखाएंगे। तो अलर्ट को हम यहाँ पे फिर से एको वाले ब्लॉक को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो अलर्ट लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल नॉट फाउंड को हटा कर लिख देते हैं, मान लीजिए सर्वर डाउन ट्राई अगेन लेटर। यानी कि क्वेरी में अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तभी आपको ये अलर्ट देखने को मिलेगी, वरना अगर क्वेरी चल जाती है तो एक अलर्ट दिखा देंगे। यहाँ पे फिर से हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी सेम अलर्ट को और इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो अलर्ट फंक्शन है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड टू मेल। आई नो यहाँ पे अभी हमने मेल पे भेजा नहीं है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे थोड़े ही कोड्स हमें और लिखने हैं मेल पे भेजने के लिए। हमने यहाँ पे बस डेटाबेस में डेटा स्टोर करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ब्राउज़र पे आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इधर आ जाते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड पे। अब एक काम करते हैं, ईमेल लिख देते हैं। तो यहाँ पे ask.tjwebdev@gmail.com। ठीक है, इतना लिख के सेंड मेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे अलर्ट देखने को मिला है कि पासवर्ड सेंड टू मेल। इधर आ जाते हैं डेटाबेस में, तो यहाँ पे देखिए रीसेट टोकन स्टोर हो गया है हमारा और एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है और फिलहाल के लिए इसको हम नल कर देते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके हम एडिट करेंगे और यहाँ पे नल कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए। ठीक है, हम नहीं चाहते इसमें अभी कोई भी चेंजेस हो, इसको तो अभी हम बस टेस्ट कर रहे हैं। अब बात आती है मेल भेजने की। ठीक है, सारा काम हो गया, बस हमें मेल भेजना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है PHP मेलर। और PHP मेलर पे हमने पहले ही एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने सिखाया था कि PHP मेलर को कैसे यूज़ करना है, एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को बनाना सिखाया था और मेल को भेजना सिखाया था। तो यहाँ पे PHP मेलर को यूज़ करने के लिए हम आ जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे PHP मेलर। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आ गई है, ये गिटहब का लिंक है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, हम आ जाते हैं गिटहब की वेबसाइट पर। PHP मेलर देखिए हमारी लाइब्रेरी है, तो इसको हमें सिंपली करना है डाउनलोड। इसके बारे में डिटेल में हमने उस वीडियो में बात की थी कि क्यों और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी के कोड्स को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बस यूज़ करेंगे। आपको कोई भी कोड लिखना नहीं है या याद नहीं करना है, सारा कोड सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आपको बस 1-2 चीज़ों को एडिट करना है। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक्सप्लोरर में आ जाते हैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर में और इसमें ये जो फाइल है PHP मेलर नाम की, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फोल्डर है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको आना है सीधा SRC में। यहाँ पे आपको 4 फाइल्स का काम है। ये जो 4 फाइल्स हैं SMTP, POP3, PHP मेलर और एक्सेप्शन, इसको कट कर लीजिएगा और यहाँ पे XAMPP में htdocs फोल्डर में जो आपका फोल्डर है जहाँ पे आपने सारी फाइल्स रखी है, यहाँ पे एक फोल्डर बना के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है आप PHP मेलर नाम से ही जो है फोल्डर बनाएं, हमने यहाँ पे PHP मेलर ही चुन लिया है। ठीक है, आप कोई भी नाम से यूज़ कर लीजिए क्योंकि इसे आपको बस इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सारी फाइल्स को रख दिया है और अगर हम इधर आ जाएंगे VS कोड में तो यहाँ पे PHP मेलर नाम का फोल्डर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, करना ये है कि जब ये क्वेरी चले तो हम चाहते हैं मेल भी जाए। ठीक है, जब ये क्वेरी चले अपडेट वाली तभी मेल भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इफ़ के अंदर एंड लिखा। ठीक है, हमने कहा और एक फंक्शन को कॉल कर दो जिसका नाम है सेंड मेल, इसे अभी हमने बनाना है। ठीक है, हमने बनाया नहीं, इसको अभी ऊपर बनाएंगे हम। ठीक है, तो सेंड मेल नाम का फंक्शन हम कॉल करेंगे और उसमें करेंगे क्या कि जो ईमेल आ रहा है उसको भेज देंगे और जो रीसेट टोकन है उसको भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ईमेल को और रीसेट टोकन को भेज देंगे इस फंक्शन में। ठीक है, और ये फंक्शन करेगा क्या कि ईमेल को एक्सेप्ट करेगा और रीसेट टोकन को एक्सेप्ट करेगा और उस ईमेल पे ये रीसेट टोकन भेज देगा लिंक के फॉर्म में। ठीक है, इसको भी करके दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक का जो मैटर है उसका मतलब यही है कि सेंड मेल नाम का फंक्शन कॉल होगा और क्वेरी भी चलेगी, दोनों चीजें चलेंगी। और ये इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब क्वेरी भी चल जाएगी, यानी कि क्वेरी ट्रू रिटर्न करेगी और ये जो सेंड मेल वाला फंक्शन बनाया है ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और एक फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं सेंड मेल नाम के, और यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स भी पास करने हैं। एक पैरामीटर ईमेल को रिसीव करेगा और दूसरा पैरामीटर रीसेट टोकन को रिसीव करेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे गिटहब वाले पेज पर
और यहाँ पर ये जो 3 लाइन का कोड है इसको हम कॉपी करेंगे और इधर आउटर PHP स्क्रिप्ट में यानी कि फंक्शन के बाहर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो 3 लाइन का कोड है इसे आपको जो है कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये असल में नेम स्पेसेस हैं। जैसे मान लीजिए PHP मेलर नाम की क्लास पहले से आपने यहाँ पे बना कर रखी है, तो उनके बीच में क्लैशेस ना हो। जो अभी हमने PHP मेलर डाउनलोड किया है और जो आपकी पहले से बनाई हुई क्लास है, मान लीजिए क्लास है पहले से, ठीक है, तो उसके बीच में क्लैश ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली में नेम स्पेसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। तो बेसिकली हमें बस इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद इन 3 फाइल्स को हम रिक्वायर करा लेंगे, PHP मेलर को, SMTP को और एक्सेप्शन को। ठीक है, इन्हीं तीनों को हम रिक्वायर करा लेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, POP3 को हमने रिक्वायर नहीं कराना था, हमें इसको डिलीट करना है। ठीक है, हमें इसका कोई भी काम नहीं है, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसका यूज़ नहीं है, हमें बस 3 फाइल्स चाहिए, एक्सेप्शन, PHP मेलर और SMTP। ठीक है, इसके बाद हम वापस आएंगे गिटहब वाले पेज पर। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जहाँ पे हम PHP मेलर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा हमारा मेल वाले वेरिएबल में। उसके बाद ये जो ट्राई वाला कोड है इसको हम पूरा नीचे तक कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको हम वहीं अपने टेक्स्ट एडिटर पे एडिट कर लेंगे। यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका थोड़ा सा इंडेंट ठीक कर लेते हैं। वैसे ये बड़ा लेंदी कोड दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें से भी ज़्यादातर कोड हम हटा देंगे। ठीक है, तो इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो कैच में आ जाएंगे और एरर दिखाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही सेंड मेल कॉल होगा ये फाइल्स को इंपोर्ट कराया जाएगा या रिक्वायर कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नेम स्पेसेस हैं उनको तो यूज़ करा ही जाएगा। फिर मेल वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, PHP मेलर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर बहुत सारा कोड लिखा है जिसको अभी हमें एडिट करना है। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट लाइन है हमारी मेल होस्ट। ठीक है, कि होस्ट कौन होगा। तो अगर आप जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो होस्ट होता है smtp.gmail.com। अगर आप कोई और सा मेलिंग सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, याहू वगैरह, तो आप उसका भी सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, मेलिंग होस्ट फॉर याहू। यूज़र नेम में आपको ईमेल लिखना है कि किस ईमेल से आपका मेल जाएगा, और पासवर्ड में उस ईमेल का एक्चुअल पासवर्ड, ठीक है, वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो SMTP सिक्योर लिखा हुआ है और जो पोर्ट नंबर है इसको आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इनक्रिप्शन के लिए है कि डेटा इनक्रिप्ट होकर जाए जिससे कि, ठीक है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एकदम सही है। इसके बाद यहाँ पर रेसिपिएंट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है सेट फ्रॉम वाला। ठीक है, यहाँ पर हमें वो ईमेल लिखना होता है जिसके थ्रू ईमेल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं mohammadrazi8687@gmail.com। तो यहाँ पे हमने अपना ईमेल डाल दिया है और नाम लिख देते हैं TJ WebDev। ठीक है, तो ये सेट फ्रॉम से क्या होगा, ईमेल जाएगा और ये यूज़र नेम लिख कर जाएगा TJ WebDev। ठीक है, फिर आता है ऐड एड्रेस फंक्शन। इसमें हम वो ईमेल लिखते हैं जिसको भेजना है, यानी कि हमारा रिसीवर कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे कोड है इसको हम हटा देते हैं पहले, और यहाँ पे ऐड एड्रेस में ईमेल डाल देते हैं क्योंकि ईमेल वाले वेरिएबल में हमारा ईमेल होगा। और यहाँ पे जो नेम लिखा है वो ऑप्शनल होता है, आप नेम देना है दो, नहीं देना मत दो। ठीक है, तो नेम हटा दिया हमने। बाकी यहाँ पे जो अटैचमेंट्स हैं, हमें फाइल वगैरह नहीं भेजनी कोई भी, तो इसको हटा देते हैं। फिर आ जाते हैं कंटेंट पे। कंटेंट पे यहाँ पे एक फंक्शन है इज HTML ट्रू। इसका मतलब ये है कि हमारे मैसेज में HTML होगा क्या, तो हमने कहा हाँ होगा। ठीक है, ट्रू पास किया है इसमें। ठीक है, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पासवर्ड रीसेट लिंक फ्रॉम TJ WebDev। इसके बाद आ जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, अब बॉडी पे हमें क्या करना है, पूरा मैसेज लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी गॉट अ रीसेट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू टू रीसेट योर पासवर्ड, ऐसे करके कुछ लिख देते हैं। फिर BR टैग लगा देंगे। इससे क्या होगा, लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। HTML का कोड हमारे मैसेज बॉक्स में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे इज HTML ट्रू लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा क्लिक द लिंक बेलो। फिर यहाँ पे कोलन लगा के BR टैग लगा देते हैं और यहाँ पे एंकर टैग में हमारा लिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम href एट्रीब्यूट के अंदर ही पूरा लिंक देंगे और इस एंकर टैग का नाम दे देते हैं रीसेट पासवर्ड। ठीक है, तो रीसेट पासवर्ड लिख कर आएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड रीसेट होगा। अब इस एंकर टैग का जो href है वो मेन है, तो यहाँ पे जो आउटर सिंगल कोट्स हैं इनको हम डबल कोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इस नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है, और href को सिंगल कोट्स में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा http://localhost/password recovery system वाला जो फोल्डर है हमारा, यानी कि लोकल होस्ट पे जाना, उसके बाद पासवर्ड रिकवरी सिस्टम वाले फोल्डर पे जाना और वहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी अपडेट password.php। ये अभी हम बनाएंगे, अभी हमने बनाई नहीं है। ठीक है, और इस फाइल पे चले जाना। ठीक है, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम अपडेट password.php वाली फाइल पे आ जाएंगे और उसमें हम गेट मेथड की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हैं। हमने ईमेल भेज दिया है, यानी कि जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल जाएगा अपडेट password.php पे
एंड यहाँ पे रीसेट टोकन को भी हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंडेक्स और उनकी 2 वैल्यूज सेटअप कर दी है। ठीक है, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोकल होस्ट पे पासवर्ड रिकवरी सिस्टम वाले फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे अपडेट पासवर्ड डॉट PHP है। ठीक है, उस PHP वाली फाइल पर हम जब जाएंगे तो 2 चीज़ों को लेकर जाएंगे, अपना ईमेल लेकर जाएंगे और जो हमें रीसेट टोकन मिलेगा वो लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट होगा। इसके बाद हम सेंड फंक्शन को कॉल कर देंगे, यानी कि सेंड फंक्शन क्या करेगा, मेल को सेंड करेगा और यहाँ पे जो एको हो रहा है ना, मैसेज हैज़ बीन सेंट, हमें एको नहीं कराना, हमें यहाँ पे रिटर्न करा लेना है ट्रू, जिससे हमारा MySQL के अंदर जो इफ ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, नीचे जहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। और अगर इस पूरे कोड में कहीं पे कोई भी दिक्कत आई तो सीधा हम कैच में आ जाएंगे, यानी कि आपको कोई एरर मिली, एक्सेप्शन मिली है, और एक्सेप्शन को प्रिंट करने के बजाय यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो कोडिंग का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने जीमेल अकाउंट में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया है तो उसे ऑफ कर दीजिएगा और उसके अलावा यहाँ पे आ जाइएगा प्रोफाइल में, मैनेज योर गूगल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद सिक्योरिटी टैब में आइएगा, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का, आपको इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो PHP मेलर है वो आपका जीमेल अकाउंट यूज़ कर पाएगा मेल भेजने के लिए। उसके अलावा आपको जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी टैब में मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे ये मैसेज वगैरह आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर इस सेटिंग टैब पे क्लिक कीजिएगा, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP का, आपको नीचे आना है और जो IMAP है इसको इनेबल कर लेना है। इससे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं या थर्ड पार्टी क्लाइंट्स हैं आपके जीमेल को यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस को सेंड या रिसीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग को हमने सेव कर दिया है और हमारा जीमेल अकाउंट भी सेटअप हो गया अच्छे से। ठीक है, अब हमें सीधा जो है इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पे अपना ईमेल डाल देते हैं ask.tjwebdev@gmail.com, फिर सेंड लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड टू मेल। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमने कोड लिखा था वो बिल्कुल सही था और सब कुछ सक्सेसफुली रन हो गया। इधर आ जाते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी तक मेल नहीं आया, देखिए आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है TJWebDev यूज़र का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है पासवर्ड रीसेंट लिंक फ्रॉम TJWebDev और यहाँ पे ये सारा कंटेंट दिया हुआ है और नीचे हमारा लिंक है। ठीक है, ये लिंक हमने एक एंकर टैग में रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो रीसेट हो जाएगा हमारा पासवर्ड। लेकिन अगर मान लीजिए अभी हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो URL में आपको गेट वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी इसमें एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने कोई फाइल वगैरह नहीं बनाई है। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं अपने VS कोड एडिटर पे और यहाँ पे फाइल बना देते हैं अपडेट पासवर्ड डॉट PHP। ठीक है, अब इस फाइल पे जब यूज़र आएगा, यानी कि लिंक क्लिक करने पर इस फाइल पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा उसको जिस पे आप नया पासवर्ड वगैरह लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया क्या, HTML की बॉयलर प्लेट को मंगा लिया और उसके बाद पासवर्ड अपडेट नाम का इसका जो टाइटल है वो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बॉडी टैग के अंदर PHP स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद कनेक्शन वाली फाइल को रिक्वायर करा लेते हैं क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ क्वेरी करनी है। उसके बाद हमने लगाया इफ़, हमने कहा इस सेट $_get मेथड में अगर ईमेल नाम का इंडेक्स आ रहा है एंड यहाँ पे फिर से हम इस सेट फंक्शन को यूज़ करेंगे और $_get की हेल्प से रीसेट टोकन नाम का इंडेक्स आ रहा है, क्योंकि जो एंकर टैग था उस पर हमने यही किया था ना, ईमेल और रीसेट टोकन को पास कर रहे थे इस फाइल पे, अपडेट पासवर्ड वाली फाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ चेक कर रहे हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने डेट का डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट कर लिया है एशिया/कोलकाता। ठीक है, जिससे हमें डेट एक्यूरेट मिले। उसके बाद हमने डेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर हम करेंट डेट स्टोर कराएंगे डेट फंक्शन की हेल्प से, ईयर मंथ डेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में डेट स्टोर हो जाएगी हमारी। इसके बाद हम एक क्वेरी नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे। हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर्ड यूजर्स, यानी कि रजिस्टर्ड यूजर वाली जो टेबल है हमारी उसमें से पूरा डेटा निकाल लो। वेयर ईमेल, किसका सेलेक्ट करना है, जिसमें ईमेल होगा, जो हमारा गेट मेथड से ईमेल आ रहा है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड रीसेट टोकन, और जो हमारा रीसेट टोकन होगा वो होगा जो गेट मेथड से हमारा रीसेट टोकन आ रहा है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम ईमेल और रीसेट टोकन के बिहाफ पे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शायद रीसेट अंडरस्कोर टोकन होगा। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, ये ईमेल वाला इंडेक्स है और ये रहा रीसेट अंडरस्कोर टोकन। हाँ, तो यहाँ पे अंडरस्कोर होगा। ठीक है, तो इतना सही लिखा हुआ है। उसके बाद हमने कहा इस क्वेरी के आगे इसको और एक्सपैंड करेंगे, हमने कहा एंड रीसेट टोकन एक्सपायर,
ठीक है। जो एक्सपायरी हमें वो भी चेक करनी है कि हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, ठीक है, या लिंक हमारा एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो हमने कहा रीसेट टोकन एक्सपायर इक्वल्स टू डेट, ठीक है, डेट के इक्वल होना चाहिए, डॉलर डेट यानी कि करंट डेट के इक्वल होना चाहिए। अभी यहाँ पे डेट की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको भी हम समझाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम माइस्क्यूएल क्वेरी फंक्शन की हेल्प से क्वेरी को चला लेते हैं और रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। फिर हमने कहा इफ़ डॉलर रिजल्ट यानी कि रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स में यहाँ पर हमें एक एरर प्रिंट करनी है। तो एरर को यहाँ पर हम इधर से ये रहा कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, इधर पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस है थोड़े बहुत कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे सर्वर डाउन ट्राई अगेन लेटर ही ठीक है, क्योंकि क्वेरी तभी नहीं चलेगी जब आपने क्वेरी में कोई मिस्टेक की होगी। उसके बाद हमने कहा अगर क्वेरी ट्रू रिटर्न करे तो एक काम करो, एक इफ़ कंडीशन चेक करो कि माइस्क्यूएल नम रोज, जो नंबर ऑफ रोज हैं, क्या वो एक सेलेक्ट हुई हैं, यानी कि एक यूज़र मिल गया है जिसका ईमेल और रीसेट टोकन ये होगा और एक्सपायर भी ना हुआ हो, ठीक है। तो अगर एक यूज़र मिल जाएगा जिसका ईमेल, रीसेट टोकन और जो एक्सपायरी डेट है वो मैच कर जाएगी तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें ये अलर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलर्ट को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड और एक्सपायर्ड लिंक। अब यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहे हैं वो भी अभी हम आपको बताते हैं आगे इसको टेस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम एको करा देते हैं कि अगर यूज़र मिल जाए तो एक फॉर्म एको करा देना। फॉर्म में यहाँ पे एक हेडिंग ले लेंगे, इसमें लिख देंगे क्रिएट न्यू पासवर्ड। उसके बाद इस h3 टैग को क्लोज कर देंगे। फिर आ जाएंगे इधर अपने वेब ब्राउज़र पे, इसके बाद जीमेल अकाउंट पे, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस वक्त यहाँ पे दिख के आ रहा है क्रिएट न्यू पासवर्ड, ठीक है, यानी कि जो इफ़ कंडीशन है वो चल गई हमारी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप URL पे देखेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी, आपको ईमेल मिल जाएगा और रीसेट टोकन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आ जाएँ डेटाबेस में, ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको रीसेट टोकन की वैल्यू मिल जाएगी और डेट मिल जाएगी। तो हम एक्सपायरी डेट को एक काम करते हैं, एक दिन घटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम करते क्या है कि फिर से रिक्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो इनवैलिड और एक्सपायर्ड लिंक, ठीक है, क्योंकि डेट हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। हमारी करंट डेट 13 थी और हमारे डेटाबेस में 12 स्टोर था, ठीक है। तो हमारा जो लिंक है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो चुका है, इस वजह से ये नहीं खुल रहा है। तो जो लिंक है हमारा वो एक ही दिन के लिए वैलिड है, यानी कि जिस भी दिन आपने जो है रीसेट के लिए रिक्वेस्ट डाली है उसी दिन पासवर्ड को रीसेट कर लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके, वरना लिंक काम नहीं करेगा। और अगर हम डेट को वापस नॉर्मल करके इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर वापस आ जाते हैं और इस फॉर्म टैग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, ठीक है, जिसका टाइप हो पासवर्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने नए पासवर्ड को एंटर करेंगे। तो इसके प्लेस होल्डर में लिख देते हैं न्यू पासवर्ड और इस इनपुट फील्ड का नाम दे देते हैं पासवर्ड। यहाँ पे पी को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। इस नेम की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर नीचे एक बटन ले लेंगे जिसका टाइप होगा सबमिट, ठीक है, और इस बटन का नाम यहाँ पे दे देते हैं अपडेट पासवर्ड। और इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट होगा और इस फॉर्म में अभी के लिए क्या है, एक नया पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पर हम एक हिडन इनपुट फील्ड लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने दे दिया है इनपुट टाइप हिडन, ठीक है, एंड नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे जो नेम होगा वो होगा ईमेल और इसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पर हम $_get का जो ईमेल आ रहा है वो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कर दिया। अब इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट टाइप हिडन में ईमेल लिया गया है इसकी इंपॉर्टेंस जब इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तब हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेते हैं और जो फॉर्म है हमारा उसमें स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कोड्स को हम यहाँ पे style.css से कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के जो कोड्स थे उसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम फॉर्म टैग को टारगेट करेंगे और यहाँ पर वापस आके थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और ये जो div.popup का जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, विड्थ, बॉर्डर ये सब अप्लाई हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं जो हमारा फॉर्म है वो सेंटर में दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पर हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे, टॉप 50%, लेफ्ट 50% और इसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगा देंगे। ट्रांसलेट फंक्शन में हम दो वैल्यू पास करेंगे, -50%, -50%, ठीक है। ये जो 4 लाइन का कोड है इससे जो फॉर्म है हमारा देखिए सेंटर में आ गया और इसके अंदर ये सारी CSS जैसे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह, पैडिंग वगैरह, बॉर्डर रेडियस ये सब चीज़ें अप्लाई हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म के अंदर h3 टैग को टारगेट करेंगे और यहाँ पे इसका जो कोड है इसको भी हम वापस से इधर style.css से उठाएंगे। यहाँ पर ये जो h2 का कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो मार्जिन बॉटम को यहाँ पे हम कम कर देते हैं, कलर को वही रहने देते हैं। इसको रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा लेआउट दिख रहा है। अब फॉर्म के अंदर जो इनपुट टैग है उसको टारगेट कर लेते हैं, तो उसका कोड यहाँ से इसको पूरा कॉपी करके इधर पेस्ट, ठीक है। इसका इंडेंट हम ठीक कर लेते हैं, इसको सेव करेंगे, इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमारी इनपुट फील्ड है वो भी चेंज हो गई है,
ठीक है। उसके बाद एट लास्ट हम बटन को टारगेट करेंगे, जो फॉर्म वाला बटन है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से हम सेम कोड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है इसको अभी हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इसका भी इंडेंट हम ठीक कर लेते हैं और ये जो मार्जिन टॉप है इसको हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं, इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारा क्रिएट न्यू पासवर्ड वाला फॉर्म है वो दिखने लगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी देंगे कि जब हम यहाँ पे नया पासवर्ड लिखकर अपडेट पे क्लिक करें तो जो इनपुट टाइप हिडन में ईमेल है, ठीक है, उस ईमेल का पासवर्ड चेंज हो जाए। ठीक है, यही करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए हमने इनपुट टाइप हिडन में ईमेल लिया है। ठीक, तो मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट लगा देंगे यहाँ पर हम, क्योंकि हमें पासवर्ड को अपडेट करना है डेटाबेस में और पासवर्ड सेंसिटिव होता है। और यहाँ पर हम एक्शन नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो भी डेटा होगा फॉर्म का वो इसी पेज से मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर जब अपडेट पासवर्ड नाम का बटन क्लिक होगा तो नीचे एक और PHP स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। इसको हम अलग इसलिए लिख रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ इज सेट $_ का अपडेट पासवर्ड नाम का इंडेक्स। जब अपडेट पासवर्ड नाम का बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे एको करा देंगे हम क्लिक्ड। ठीक है, तो अब इस पेज को रिफ्रेश करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक्ड। तो अब इस फॉर्म के डेटा को हम जब सबमिट करेंगे तो वो इसी पेज पे सबमिट होगा। ठीक है, पोस्ट मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पर हम चाहते हैं जैसे ही हमारा पासवर्ड सबमिट हो उसे हैश किया जाए। तो यहाँ पर हम पासवर्ड हैश नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पास कर देंगे यहाँ पे $_ से जो पासवर्ड आ रहा है उसे, और उसके बाद कॉमा लगा के जो हैशिंग एल्गोरिदम हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पासवर्ड बिक्रिप्ट एल्गोरिदम। इसको हमने जब यूज़र लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म बना रहे थे तो भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इसका जो भी हैश होगा वो $पास में स्टोर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अपडेट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमें एक अपडेट क्वेरी चलानी है, तो हम क्वेरी को कॉपी करेंगे अपने phpMyAdmin पे, SQL टैब पे आकर यहाँ से अपडेट क्वेरी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी में कुछ चीज़ों को हमें हटा देना है। हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि हमें पासवर्ड को सेट करना है, तो यहाँ पे पासवर्ड में हमने $पास को पास कर दिया। उसके बाद रीसेट टोकन को हम वापस से नल कर देंगे और जो रीसेट टोकन एक्सपायर था उसको भी नल कर देते हैं। तो जैसे ही आपने एक बार लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर लिया है तो वो लिंक ख़राब हो जाए, अब वो लिंक काम करने लायक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ को हमने नल कर दिया और जो रीसेट टोकन एक्सपायर था उसको भी नल कर दिया। वेयर ईमेल इक्वल्स टू, जो ईमेल हमारा हिडन इनपुट फील्ड से आ रहा था उसको दे देते हैं, तो $_post ईमेल। ठीक है, उसके बाद इस क्वेरी को चलाएंगे हम। ठीक है, तो MySQL क्वेरी फंक्शन को यूज़ करेंगे हम। कनेक्शन पे इस अपडेट क्वेरी को चलाते हैं। अगर ये क्वेरी चल गई तो यहाँ पर हम एको कर देंगे कि पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, वरना यहाँ पर हम एक अलर्ट दिखाएंगे कि सर्वर डाउन, ट्राई अगेन लेटर। तो जो अलर्ट है हमारी उसको हमने ऊपर से ही कॉपी कर लिया है, यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अलर्ट को हमें चेंज नहीं करना है, एल्स वाली को। इफ़ वाले में हमें जो मैसेज दिखाना है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और इस पूरे कोड को एक बार से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वापस आ जाते हैं इस डेटाबेस पे, इधर आ जाते हैं। इसको एक काम करते हैं, रिफ्रेश करने के बजाय इसे क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम एक काम करते हैं, अपने जीमेल पे आ जाएंगे और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नया पेज खुल रहा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जो URL दिया हुआ है इसमें से ईमेल को या रीसेट टोकन को आपने चेंज कर दिया तो आपको एक अलर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो इनवैलिड ईमेल होगा या इनवैलिड रीसेट टोकन होगा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वापस से हम रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, ये फिर से ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक नया पासवर्ड हम देंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें अलर्ट देखने को मिल रही है, सर्वर डाउन, ट्राई अगेन लेटर। हो सकता है हमने क्वेरी में शायद कोई मिस्टेक की होगी। तो ये जो $_post ईमेल लिखा है ये असल में हमने गलत लिखा हुआ है, इसको सिंगल कोट्स में कर लेते हैं। वापस आ जाते हैं जीमेल पे, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब नया पासवर्ड देते हैं, तो यहाँ पे आपकी नया पासवर्ड दिया है TJ12345 अपडेट किया तो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको ओके करके इधर आ जाते हैं डेटाबेस में अपने एक बारी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो रीसेट टोकन है और रीसेट टोकन एक्सपायर है, यहाँ पे दोनों वैल्यू नल हो गई है और हमारा पासवर्ड चेंज हो गया अब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नए पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिख दिया है और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं, वेलकम टू दिस वेबसाइट TJ123। ठीक है, फिर हम लॉग आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।